होगी बाय इलेक्शन की, उपचुनाव की। इस देश में 3 जगह बाय इलेक्शन हुए। पहला हुआ गुजरात में, दूसरा हुआ मध्य प्रदेश के दतिया में, और तीसरा चुनाव हुआ बांकीपुर में, बिहार के। और बांकीपुर जो कि पटना में आता है, वो सीट थी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की। और बीजेपी को वहां 1995 के बाद, यानी सन 1995 के बाद हार का सामना करना पड़ा। इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, आज इसका विश्लेषण तो मैं करूंगा ही। लेकिन इस जीत से प्रशांत किशोर को तो कितना लाभ मिला, लेकिन राजद का सुपड़ा भी साफ हो गया। देखिए, बीजेपी की तो हार हो गई, लेकिन विपक्ष कांग्रेस और राजद को भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। उल्टा बहुत बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई राजद और कांग्रेस को। कैसे? क्योंकि उनका भी सुपड़ा साफ हो गया, उनकी भी जमानत जब्त हो गई इस चुनाव के अंदर, बिहार के। लेकिन इन बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स का मायना क्या है, मायने क्या है, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बेहद खास, बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। पिछले 3 दशक से जिस सीट पर बीजेपी का दबदबा था, 2010, 2015, 2020 और 2025 में जिस सीट से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की धाक रही, उस सीट पर अब जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर का कब्जा हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बांकीपुर में तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद आरजेडी ताली पीट रही है। बीजेपी खुद अकेले जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। उनको सच्चाई पता नहीं है अभी कि प्रशांत किशोर जी ही ओरिजिनल बीजेपी के कैंडिडेट थे। भाजपा को हराने के लिए कमजोर प्रत्याशी भी अगर होगा तो हरा सकता है आज के दिन में। वो भाजपा को देखना नहीं चाहते, लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। कोई भी रहता तो चुनाव जीतता वहाँ। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। इस बीच कांग्रेस को भी जश्न मनाने और मुस्कुराने का मौका मिल गया। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हालांकि ये सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के चलते खाली हुई थी। चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता। उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने बेनकाब किया। उधर गुजरात में बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने फिर से जीत का झंडा लहरा दिया। ये सीट हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ कही जाती रही है। इन उपचुनावों से राज्यों की सरकारों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये नतीजे क्या संदेश दे रहे हैं, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, उपचुनाव में जनादेश में छुपे संदेश का विश्लेषण। बीजेपी को संदेश, बांकीपुर, मांजलपुर जैसी शहरी सीटों पर मतदान बहुत कम रहा, 34%, जो बीजेपी की हार का बड़ा फैक्टर बड़ा। बिहार के शहरी गढ़ यानी बांकीपुर में हार प्रतिष्ठा को बड़ा बट्टा है, बड़ा झटका है। यह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और इसीलिए बीजेपी को बड़ा झटका है। यह बीजेपी के लिए एक मैसेज है क्या? राजद को संदेश, बांकीपुर में राजद 3 नंबर की पार्टी बनी, शहरी वोटर्स से कनेक्ट लगातार टूट रहा है। और तो और यहां पर जमानत भी जब्त हुई है राजद के उम्मीदवार की। दिल्ली में फेल हुए मुद्दों को बिहार में उठाना गलत रणनीति साबित हुई। अब प्रशांत किशोर का उभरना राजद जैसे क्षेत्रीय दलों के लिए खतरे का एक बड़ा सिग्नल है। कांग्रेस को संदेश क्या है? दतिया में जीत कांग्रेस के लिए सकारात्मक संदेश है, लेकिन गुजरात के मांजलपुर में करीब 31,000 वोटों से हार संगठन की कमजोरी का साफ संकेत है। एक बार फिर गुजरात के मांजलपुर में हार हुई है। दिलचस्प तथ्य यह है कि योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी 2018 का लोकसभा उपचुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 और 2024 में बीजेपी की यहां पर एक बम्पर जीत हुई, एक बड़ी जीत बीजेपी ने देखी। और 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत गई उसके बाद।
विपक्ष ईवीएम और एसआईआर पर सवाल उठा रहा था, लेकिन इसी सिस्टम से उसे 2 सीटें जीतने को मिली हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि नई पार्टियों को मौका है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है ये पूरी कंडीशन, क्योंकि जो बिहार में हुआ है अगर हम उसको प्रामाणिकता से ले, मैं थोड़ी देर के लिए गुजरात में बीजेपी की जीत को माइनस करता हूं और दतिया में, क्योंकि कांग्रेस ने सीट को रिटेन करा, उसको माइनस करता हूं। जो बिहार में हुआ है वो बहुत बड़ा है। ये क्या बड़ा मैसेज है। मेरे साथ बात करने के लिए सिद्धार्थ यादव हैं, मेरे साथ राजीव रंजन है। हार्ड डे है आज एनडीए के लिए, बुरी हार हुई है बिहार के अंदर। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट हार गई है। मैं एक और हार्ड फैक्ट बता दूं, 1995 से लगातार ये बीजेपी सीट जीत रही थी, लेकिन पहली बार इतने लंबे अरसे बाद बीजेपी ये सीट हारी है। ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज है। सुरेंद्र राजपूत है, दतिया में जीत हुई है, लेकिन बुरी हार का सामना करना पड़ा है गुजरात के अंदर। और साथ ही साथ मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, यूपी का अगला चुनाव है तो उनके लिए मैसेज क्या है। मेरे साथ राजद के प्रोफेसर नवल किशोर हैं, जमानत जब्त हो गई है उस सीट पर जहां से प्रशांत किशोर जीत के आई हैं। बड़ी खबर, अब हमारे पास बड़ी खबर है, राजद के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है। बांकीपुर उपचुनाव में राजद को भी लगा है बड़ा झटका। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत तक जब्त हो गई है। यानी बीजेपी तो नंबर दूसरे पे आई है, राजद तीसरे स्थान पर होने के साथ साथ राजद और कांग्रेस जमानत जब्त हुई है। सिर्फ 14,000 वोट मिले हैं, जमानत जब्त हो गई है, जमानत नहीं बचा पाई है राजद और कांग्रेस पार्टी वहां पर। यह बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं सिद्धार्थ यादव आपका। सिद्धार्थ यादव, चलिए राजद की जमानत जब्त हो गई, वो चुनाव हार गई, अलग कहानी है, लेकिन आप तो अपने अध्यक्ष की परंपरागत सीट जो 1995 से नहीं हारे थे वो हार गए। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपको फंसा गया? नमस्कार अमीश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर कोई परिवार के द्वारा चलने वाला दल नहीं है। हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। जो जनता का जनादेश आया है वो हमारे सर माथे। निश्चित तौर पर जनादेश हमारे पक्ष में नहीं है और हम उसकी समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या चुनाव हारे, वो चुनाव की समीक्षा जरूर करती है। कुछ हमें कमियां रही होंगी, कुछ स्वाभाविक है कि जनता के बीच में जो हमारा विषय जाना होगा वो पूर्णतः नहीं पहुंच पाया होगा और उसका परिणाम स्वरूप हमारे सामने ये परिणाम है। अब जो परिणाम आए हैं हम उसकी समीक्षा करते हैं और जितने लोग आज जो विजयी हुए हैं उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। जितने लोग खुशी मनाना चाह रहे हैं वो खुशी भी मनाएं। पर ये कोई नया चीज या कोई बहुत बड़ी बात या नई बात के रूप में भी अमीश जी मुझे नहीं लगता कि इसको देखा जाना चाहिए। मैं आपको 2 उदाहरण बता देता हूँ। एक आपने गोरखपुर का उदाहरण तो दिया ही, कैराना के उपचुनाव का उदाहरण हमारे पास है। हमारे पास देश भर में अन्य ऐसे इतने उपचुनावों का उदाहरण है जहां पर उपचुनाव में हो सकता है प्रदर्शन ऐसा रहा ना हो। आप कैराना में और गोरखपुर में उपचुनाव हारने के बाद भी जब ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो बोरिया बिस्तर समेट लेगी, उसके बाद 19 का क्या परिणाम आया, बंपर सीटें हमारे पास आई। हम इतनी ब्रूट मेजोरिटी उत्तर प्रदेश में लेकर के आए। बिल्कुल आपकी, मैं वो सारे फैक्ट्स को दरकिनार नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए सीजेपी का आंदोलन हुआ, सीजेपी के आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसी बीच ये चुनाव हुए, पटना में आंदोलन और बड़ा था। पटना में और पटना की बिल्कुल परंपरागत बीजेपी की ये सीट जो 1995 से आप नहीं हारे थे, इसको आप कैराना के साथ जोड़ें या बाकी किसी के साथ जोड़ें वो आपका हक है, लेकिन मैं फैक्चुअल बात करूंगा। 31 साल पुरानी सीट को हारना, क्या आपको वही स्थिति दिखाई दे रही है? ये आपके अध्यक्ष की सीट थे, आपके अध्यक्ष वहां पे 3 दिन से बैठे हुए थे और आपके अध्यक्ष वहां पर वो पूरा उन्होंने, आपके नितिन नवीन वहां पर पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे थे, 3 दिन वहीं सिर्फ बैठे रहे हैं, उसके बाद ये सीट हारी गई है। दिस इज अ वेरी बिग मैसेज सिद्धार्थ यादव। अगर बीजेपी इस मैसेज को पढ़ने में, समझने में असमर्थ हो रही है तो फिर आपके लिए दिक्कत है आने वाले दिनों के अंदर। नहीं, बिल्कुल असमर्थ नहीं अमीश जी। मैंने तो शुरुआत में ही बोला, जो जनता का जनादेश है वो हमारे सर माथे है। हमारी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़े, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जाकर के उस सीट पर प्रयास करते ही हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अगले 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य के दौरे पर हैं। सिद्धार्थ भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, आप इसको मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट थी आपके। 30 सेकंड पूरा करने दीजिए। बिल्कुल है, मैं जान रहा हूं, आपने बताया भी और मैं जान भी रहा हूं।
हमारी पार्टी को वो हमारे मनचाहा परिणाम नहीं मिला, उसकी समीक्षा भी हम करेंगे। पर आप जो एक तुलना इस बात से करी जाए कि क्यों हमने मेहनत करी और मेहनत का परिणाम नहीं मिला, तो मेहनत तो हम हर जगह करते हैं और समीक्षा भी हम हर जगह करते हैं, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी। पर आपने एक बात का उल्लेख किया, आपने कहा आंदोलन है, आंदोलन का फर्क है। मैं तो अमीश जी हरियाणा से आता हूं, मैं आपको अपना उदाहरण दे सकता हूं। जब हरियाणा के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, उससे पहले जाट आंदोलन हुआ, हमेशा ये कहा जाता था कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा और कोई यहाँ पर कल्पना नहीं की जा सकती कि भाजपा वापस सरकार बनाएगी। और हरियाणा के परिणाम आपने देखे हैं। बाई इलेक्शंस बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन होते हैं, कई लोकल इश्यूज होते हैं, कई कास्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, बड़े लोकल इश्यूज, लोकल कैंडिडेट सिलेक्शन, बहुत मल्टीपल एक इश्यूज। बड़ी खबर आ रही है दतिया में बीजेपी के हारने के बाद आशुतोष तिवारी ने बोला है भीतरघात हुई है बीजेपी के अंदर से, भीतरघात हुई है। देखिए एक तो हार हो रही है, ऊपर से पार्टी में कुछ विवाद भी खड़े हो रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, ये दतिया की खबर है इस समय, आपका कैंडिडेट कर रहा है भीतरघात हुई है, कौन कर रहा है भीतरघात वहां पे दतिया में आप लोग, आपके लिए? नहीं अमित जी, अभी तक तो मैंने ये बयान नहीं देखा है, उन्होंने बोला है अगर निश्चित तौर पर तो इसकी भी समीक्षा होगी। और जब पार्टी किसी भी विषय को समीक्षा में लाती है तो समग्र रूप से लाती है। क्या कारण रहे, हमारे कार्यकर्ताओं में क्या फीडबैक था, जनता के बीच में क्या था, हमारा विषय पहुंचा नहीं पहुंचा, चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी सही थी गलत थी, हर पक्ष पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है अमित जी। हम लोग बहुत लंबा समय, एक लंबी यात्रा भारत के लोकतंत्र में तय करके आए हैं और 2 सांसदों वाली पार्टी आज देश के अंदर 22 राज्यों में सरकार चला रही है। वो नहीं ठीक है, आप अपना बिल्कुल इतिहास याद करना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर, बीजेपी बांकीपुर हार गई, बीजेपी के लिए बड़ा झटका, लेकिन आप लोग भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। ये कितना बड़ा झटका आपको है? लोग बीजेपी को अगर हराना भी चाह रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव बिहार जैसी स्टेट में वो राजद और कांग्रेस को नहीं मान रहे हैं। इट इज अ थर्ड पार्टी, जन सुराज पार्टी, द मैन इज प्रशांत किशोर, उसको ऑल्टरनेटिव मान रहे हैं। डू यू थिंक अब प्रशांत किशोर के पीछे लगना पड़ेगा राजद को, अगर उसे अपनी लाज और आज को बचाना है तो? देखिए अमित जी, अगर इस चुनाव को देखें तो ये बिल्कुल एक ही संदेश स्पष्ट है कि ये बीजेपी के अहंकार की हार है। ये प्रशांत किशोर की जीत है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ये भाजपा के अहंकार की हार है। आप देख रहे होंगे कि बिहार से लेकर देश में जो हालत और हालात बने पड़े हैं उसी का नतीजा है। बाकी आप जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं, जब राष्ट्रीय जनता दल की ये परंपरागत सीट नहीं है, 2000 में आरजेडी बड़ी जीत हासिल की, राष्ट्रीय जनता दल 2015 में की, 2020 में की, कभी हम वहां से नहीं जीते। तो हमारे पे तो सवाल उठना भी नहीं चाहिए। सवाल तो उस पे उठना चाहिए कि जो अपने आप को विश्व का सबसे विशाल पार्टी कहता है, उस विशाल पार्टी का पगड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको मोदी जी अपना बॉस कहते हैं, ये उस सीट की बात कीजिए जहां पर डबल इंजन की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड उनके साथ है। वह चुनाव वह क्यों हार जाती है? ये जाहिर है कि वैसे विधानसभा क्षेत्र में जहां पर परंपरागत तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी है तो वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति ही हराएगा, इसमें तो कोई दूसरा बात ही नहीं है। और अगर इसको एक बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं उसमें भी बहुत शक है। कई सारी पार्टियां हैं बिहार में जिसमें कि एक ही व्यक्ति जीता, उसके साथ पार्टी रहा और फिर हर समाप्त भी हो गया। कई पार्टी अभी भी हैं। तो मैं आपकी सारी बातों से एग्री कर रहा हूं। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। बीजेपी से तमाम सवाल है मेरे, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, सिर्फ आपको ऑप्शन ही नहीं मान रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है आप और कांग्रेस मिलकर अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं? जो सीट बीजेपी हार रही है 31 साल बाद माफ करिए, उस सीट में आप ऑप्शन ही नहीं है और आप ये बता के खुश हो रहे हैं कि हम तो वो कभी सीट जीतते ही नहीं थे। लेकिन प्रशांत किशोर, एक नई नवेली पार्टी आई, एक नया नेता है, वो पार्टी वो सीट लेके जा रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये बड़ा सेटबैक आपको भी है? ये बीजेपी के लिए तो सेटबैक आई, लेकिन राजद के लिए सेटबैक से कम नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी सफलता प्रशांत किशोर के लिए हो सकती है कि जो रणनीतिकार के रूप में कई पार्टी को जिताने की दावा करते रहे हैं, वो अपने पार्टी को नहीं जिता पाए। ये उनकी सफलता है 2025 की। उनकी सफलता ये कह सकते हैं कि 2025 में 2026 में उपचुनाव जीते हैं, वो उनकी सफलता हो सकती है। लेकिन वो सफलता भारतीय जनता पार्टी के हार पे है। उनका अंतिम बयान सुनिए। आज के डेट में भी आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आज के डेट में उनका बयान क्या है कि यह जनादेश जो है वह सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है, भाजपा को हटाने के लिए नहीं है। ये बार-बार बोला जा रहा है कि ये जनादेश सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है और बीजेपी के अहंकार की हार है। सिद्धार्थ यादव, रिस्पॉन्ड टू दिस।
नहीं, अमित जी, नीतीश कुमार को हटाना भारी पड़ गया आप लोगों को, क्योंकि जब तक अमित नीतीश जी, कुमार थे सब ठीक था, जैसे नीतीश अमित हटे जी, सुपड़ा साफ। अमित जी, मेरे को तो इतनी दयनीय स्थिति देख करके बड़े आश्चर्य हो रहा है। क्या दयनीय स्थिति है? हार बहुत बड़ी है पर जीत बड़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जमानत जब्त करवा गए, तो हमको तो ऐसा ही कहना पड़ेगा। हार को बड़ी बताना है, जीत को छोटा बताना है। और आप कहाँ गए? हम जमानत जब्त पे नहीं दी, हमको तो कोई भी आप पसंद नहीं कर रहा। 55,000 वोट कोई कैसे कम मुख्यमंत्री हुआ? रहे नहीं रहे, सिद्धार्थ जी हटे बताइए नहीं तो, रहे, शर्म आता है। आपको तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा। 98,000 से जो लोग 45,000 इतने, पे कैसे मैं आ बीच गए? में नहीं बोला था, नवल किशोर जी। एक एक करके मैं बीच में नहीं बोला था। लोग आपको आज भी विकल्प नहीं मान रहे और कभी विकल्प नहीं मान रहे। देखिए, बांकीपुर क्या, बिहार की जनता हमारे लिए परिवार है। परिवार हमको इतने लंबे समय तक आशीर्वाद देता आया है, आगे भी देता रहेगा। हमको बीच में कहीं किसी सीट पर आशीर्वाद कम मिला, उसकी समीक्षा हम कर लेंगे। हम अपने परिवार के पास लौट करके जाएंगे, परिवार से हम वापस मांगेंगे कि हमसे जो कमी रही होगी हम उस कमी को दुरुस्त कर लेंगे। पर आपको तो कोई मान ही नहीं रहा, ना 3 में ना 13 में। ओके, जो लोग ना 3 में ना 13 में वो जी जी जी, आकलन बैठा के टीवी पे बैठा रहे हैं, और अमित जी आप भी उनके आकलन को गहराई से सुन रहे हैं, तो थोड़ा आकलन पर भी नहीं जाना देखिए चाहिए। मैं तो